दोस्तों नमस्कार। एग्जाम कंकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है ना? दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह समय हमारी डेली करंट अफेयर्स की वीडियो का है और आज है 4 मार्च। तो चलिए 4 मार्च की महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरें देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए और अगर इन तथ्यों की पीडीएफ चाहिए आपको तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए आज के प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है बेल्जियम में आयोजित एजेलहोफ सीएसआई लियर घुड़सवारी प्रतियोगिता में भारत की निहारिका सिंघानिया ने कौन सा पदक जीता है? ठीक है ना? तो इस खेल का आयोजन कहाँ हो रहा है? बेल्जियम में। और यह एक घुड़सवारी प्रतियोगिता है। ठीक है ना? इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसमें भारत की निहारिका सिंह ने पदक जीता है, निहारिका सिंघानिया ने। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो आप यह जरूरी नहीं है कि एजल होप सीएसआई लियर याद रखिए। ठीक है, सिर्फ घुड़सवारी प्रतियोगिता जिसका आयोजन हुआ है बेल्जियम में, तो उसमें जो विजेता बनी है वो भारत की निहारिका सिंघानिया बनी है और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। बस इतना याद रखिए। ठीक है ना? बाकी वो याद रखेंगे तो पता चलेगा, ऑप्शन ही भूल जाएगा आपको। ठीक है ना? चलिए अब आज का दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में पहला मानव अंतरिक्ष मिशन भेजने के लिए स्पेस एक्स द्वारा कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? तो कहां भेजना है? पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में भेजना है। ठीक है ना? और यह पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है, यह भी ध्यान रखिएगा। और किसने भेजा है? स्पेस एक्स। स्पेस एक्स क्या है? यह जो है वहां के अमेरिका के एक उद्योगपति हैं। अमेरिका के उद्योगपति हैं। ठीक है, क्या नाम है इनका? इनका नाम है एलन मस्क। दुनिया का एकमात्र आदमी जिसने अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से डिजाइन किया है, मैं ऐसा मानता हूं। ठीक है ना? ये एलन मस्क क्या है, जीवन के प्रत्येक हिस्से का एक टारगेट रखे हैं और उस टारगेट तक वह पहुंचने का प्रयास करते हैं। दुनिया के इकलौते ऐसे आदमी हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी का फ्रेम अपने तैयार किया है और हर फ्रेम को वो अचीव करते जा रहे हैं। ठीक है ना? तो एलन मस्क की ये कंपनी है, यह अमेरिका के निवासी है, अमेरिका के उद्योगपति हैं। और स्पेस एक्स जो है, इनके अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए, अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए, अंतरिक्ष पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने स्पेस एक्स नामक कंपनी स्थापित की है। ठीक है, अभी स्पेस एक्स हाल ही में चर्चा में आई थी जब आपने सुना होगा कि सुनीता विलियम्स को इतने दिनों बाद वापस लाने, पृथ्वी पर वापस लाने के लिए अंतरिक्ष स्टेशन से स्पेस एक्स ने ही सहयोग किया था। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। अब देखिए, स्पेस एक्स ने पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में पहले मानव अंतरिक्ष मिशन भेजने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो ऑप्शन ए है चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन, ऑप्शन बी है ऑर्बिटर मिशन, ऑप्शन सी है फ्रेम टू मिशन और ऑप्शन डी है चंद्रयान 4 मिशन। तो जानते हैं कौन सा मिशन लॉन्च किया है? फ्रेम टू मिशन। ठीक है ना? सी ऑप्शन सही है, याद रखेंगे। अब देखिए, फ्रेम टू मिशन को लॉन्च कहां से किया गया? तो कैनेडी स्पेस सेंटर। यह किसका है? नासा का कैनेडी स्पेस सेंटर है, इस बात को याद रखिएगा। और कैनेडी स्पेस सेंटर से रॉकेट कौन सा यूज किया गया? फाल्कन 9 रॉकेट का यूज किया गया है। कौन सा रॉकेट है? फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा इस मिशन को लॉन्च किया गया है। ठीक है ना? अब देखिए, पहली बार इसी मिशन में पहली बार क्या किया जाएगा कि एक्सरे परीक्षण किया जाएगा। क्या किया जाए? एक्सरे परीक्षण। आप जानते हैं कि अंतरिक्ष में जो है जो ग्रेविटी होती है वो कम होती है, तो उसमें जो है एक्सरे परीक्षण किया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, एक्सरे परीक्षण किया जाएगा। और जो है माइक्रोग्रेविटी में मशरूम उगाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, ग्रेविटी में मशरूम उगाने का परीक्षण किया जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, यह इस मिशन में शामिल है, यह कार्य भी इसमें संपन्न होना है। ठीक है ना? अब देखिए, जो लॉन्च वाहन था वह स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन रेजिलियंट है, रॉकेट है फाल्कन 9 और क्रू सदस्य कौन कौन से हैं? तो चुंगवान है कमांडर, जानके निकेल्सन है लीगल कमांडर और पायलट है, और एरिक फिलिप्स है मिशन स्पेशलिस्ट। बाकी उनके नाम की कोई जरूरत नहीं है, आपसे मिशन से मतलब रखिए। ठीक है ना? इतना ही परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है। देखिए, यह प्रश्न हम दोबारा आपसे पूछ रहे हैं कि पुरुष एशिया कप 2025 हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी कौन करेगा? कौन सा है? पुरुष एशिया कप 2025 हॉकी टूर्नामेंट है, इसकी मेजबानी कौन करेगा? तो ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो पुरुष एशिया कप 2025 हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी कौन करेगा? बिहार करेगा। ठीक है ना? ये ऑप्शन सही है, इसे याद रखिएगा। यह टूर्नामेंट कब से कब तक होगा? तो यह 29 अगस्त से लेकर के और ये जो है 9 सितंबर तक होगा। ठीक है, 9 सितंबर 2025। ठीक है ना? याद रखेंगे, यह इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ होगा? यह राजगीर के स्टेडियम में होगा। आप जानते हैं कि बिहार के राजगीर में एक खेल विश्वविद्यालय खोला गया है। ठीक है ना? जहाँ 24 प्रकार के खेलों का प्रशिक्षण दिया जा सकता है। ठीक है ना? तो और यह
एकमात्र इकलौता ऐसा खेल विश्वविद्यालय है जहां 24 प्रकार के खेलों का प्रशिक्षण एक बार दिया जाएगा। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। तो वहां राजगीर में इस खेल का आयोजन किया जाएगा, पुरुष एशिया कप 2025 हॉकी टूर्नामेंट का। ठीक है ना, तो इसे याद रखेंगे। अब देखिए, इस टूर्नामेंट का बड़ा महत्व है। क्यों महत्व है? क्योंकि जो इस टूर्नामेंट को जीतेगा, यानी जो इसका विजेता होगा टूर्नामेंट का, वो आगे चल के 2026 में एक 2026 में मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप होगा। ठीक है, मेंस का FIH हॉकी वर्ल्ड कप होगा। ठीक है, हॉकी वर्ल्ड कप होगा, WC लिख देते हैं, हॉकी वर्ल्ड कप होगा। और ये कहाँ होगा? यह होगा बेल्जियम व नीदरलैंड में। ठीक है, कहाँ होगा? बेल्जियम में होगा एंड नीदरलैंड में होगा। ठीक है, तो जो इसका विजेता होगा राजगीर में खेले जाने वाले पुरुष एशिया कप 2025 हॉकी टूर्नामेंट का, वह सीधे इसके लिए क्वालिफाई कर जाएगा। ठीक है ना, तो इस दृष्टिकोण से यह बहुत इंपॉर्टेंट कप है। ठीक है ना, याद रखिएगा। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा चौथा प्रश्न है, पहला विश्व बॉक्सिंग कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? कौन सा कप है? पहला विश्व बॉक्सिंग कप 2025, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है, किस देश में? तो ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है ब्राजील, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी है चाइना या चीन। तो बताइए कि पहला विश्व बॉक्सिंग कप 2025 का जो आयोजन है वह किस देश में किया जा रहा है? तो वह किया जा रहा है ब्राजील में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन सही है। और ब्राजील में 31 मार्च से लेकर के 5 अप्रैल के बीच इसका आयोजन होना है। तो इसका मतलब अभी इसका आयोजन चल रहा है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा 31 मार्च से 5 अप्रैल के बीच ब्राजील में पहला विश्व बॉक्सिंग कप 2025 का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है ना, बी ऑप्शन सही है। पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का हमारा पांचवा प्रश्न है, हाल ही में मैक 9 की गति वाली जिरकान हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किस देश ने किया है? ठीक है, तो अगर आपसे यह पूछे कोई कि जिरकान हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड कितनी है, तो वह मैक स्पीड की है। ठीक है ना, अगर आपसे कोई यह पूछे कि मैक 9 स्पीड की गति वाली मिसाइल का, हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम क्या है, तो वह है जिरकान। ठीक है, तो 2 प्रश्न तो आपको यहीं से मिल गए। ये 2 तरीके से पूछे जा सकते हैं, आयोग ऐसा करता है। ठीक है ना, अब तीसरा जो टाइप है वह है कि जैसे सीधे प्रश्न में पूछा है कि यह किस देश ने लॉन्च किया है जिरकान मिसाइल, तो जानते हैं किसने लॉन्च किया है? जिरकान मिसाइल को लॉन्च किया है रूस ने। ठीक है ना, सी ऑप्शन सही है। इसे याद रखिएगा, यह जो है एक मॉडर्न हथियार है जो 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति तक मतलब पहुंच सकती है। ठीक है, मैक 9 या 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक गति होती है। ठीक है ना, तक पहुंचने में सक्षम है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है ना, अब देखिए क्या है, यह जो है 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। ठीक है, ऊंचाई तक जा सकती है। और यह मैक 9 का मतलब क्या होता है? जैसे ऐसे लिख देता हूं, मैक 9 की गति यानी लगभग इसकी जो गति है वह 10,000 किलोमीटर पर आवर की होगी। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यह जो है इस गति से, स्पीड से यह चल सकती है और पूरी सटीकता के साथ जो है भूमि पर, समुद्र में और हवाई लक्ष्य तीनों, मतलब जल, थल और आकाश तीनों में यह अपने टारगेट को भेदने में सक्षम है। ठीक है ना, तो कितनी जबरदस्त मिसाइल है। ठीक है, जिरकान मैक 9 स्पीड से चलती है। अब देखिए इसका एक और नाम है 3M22। ठीक है, अगर इस नाम से यह प्रश्न पूछा जाए तब भी याद रखिएगा, जिरकान का एक नाम और है 3M22 है। ठीक है ना, अब यह सुपरसोनिक, ये रैमजेट इंजन या स्क्रैमजेट इंजन से संचालित होता है और यह जो है परमाणु सक्षम है, यह भी ध्यान रखिएगा। क्या है, यह जो मिसाइल है यह परमाणु अस्त्र ले जाने में सक्षम है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। तो परमाणु सक्षम मिसाइल है और यह जो है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। अगला देख लेते हैं। आज का जो हमारा छठवां प्रश्न है वह है कि अंतरिक्ष में ईंटों की मरम्मत के लिए बैक्टीरिया किस संस्था ने विकसित किया है? किसकी मरम्मत के लिए? ईंटों की मरम्मत के लिए बैक्टीरिया। ठीक है, अब जैसे देखिए ये ईंटों की मरम्मत न करके ईंटों के जोड़ के लिए कहना चाहिए। जैसे देखिए नीचे क्या होता है कि हम ईंटों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सीमेंट का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हम अंतरिक्ष में ईंटें ले जाएंगे तो उनको जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो इसीलिए एक बैक्टीरिया का एक संस्था ने बैक्टीरिया की खोज की है। ठीक है, विकसित किया है। ऑप्शन ए है किस संस्था ने? तो IISc बेंगलुरु ने, ऑप्शन बी है DRDO ने, ऑप्शन सी है IIT रुड़की ने और ऑप्शन डी है IIT कानपुर ने। तो बताइए कि ईंटों की मरम्मत के लिए, अंतरिक्ष में ईंटों की मरम्मत, यह शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अंतरिक्ष में ईंटों की मरम्मत के लिए किस संस्था ने बैक्टीरिया विकसित किया है? जल्दी से अपने आंसर दीजिए। अब देखिए इसका जो
इस संस्था का मतलब इस बैक्टीरिया का विकास जिसने किया है वह है IISc बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने इस बैक्टीरिया का विकास किया है। अब देखिए यह क्या करेगा कि जैसे मान लीजिए चंद्रमा पे आपको घर बनाना है तो ईंटों को जोड़ने के लिए उसी बैक्टीरिया का प्रयोग करना है, ठीक है ना। तो सपने तो देखे जा सकते हैं और वैज्ञानिक लगातार उसके लिए प्रयासरत है कि अब यहाँ से चंद्रमा पे भी अपना घर बनाए। तो कोई ईंटें बना रहा है, कोई घर बना रहा है, कोई आने जाने के लिए जैसे नीचे के लिए ऑटो होता है वैसे वहां जाने के लिए नए नए जो है वो रॉकेट बनाए जा रहे हैं और नए नए अंतरिक्ष यान शटल बनाए जा रहे हैं कि कैसे हम आसानी से वहां आ जा पाए, चंद्रमा पे वहां घर बनाना है। तो इसीलिए जो है एक एक चीजों की खोज हो रही है। अब ये बैक्टीरिया है जो वहां ईंटों को जोड़ने का काम करेगा और इसका विकास किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। अब आ जाते हैं आज के 7वें प्रश्न की तरफ। आज का जो हमारा 7वां प्रश्न है वह है कि हर साल संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। कौन सा है? विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस। यह कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है 1 अप्रैल, ऑप्शन बी है 2 अप्रैल, ऑप्शन सी है 1 मार्च और ऑप्शन डी है 2 मार्च। तो बताइए कि विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 2 अप्रैल को, ठीक है ना। बी ऑप्शन सही है, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, ठीक है। अब देखिए इस वर्ष की थीम भी जान लेते हैं कि इस बीमारी की इस वर्ष की जो थीम है वो क्या है। तो वह है न्यूरो डाइवर्सिटी को आगे बढ़ाना और सतत विकास लक्ष्य, ठीक है। न्यूरो डाइवर्सिटी को आगे बढ़ाना और सतत विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य, ठीक। ऑटिज्म एक, ठीक है। यह क्या है? न्यूरो डाइवर्सिटी को आगे बढ़ाना और सतत विकास लक्ष्य, यह जो है ऑटिज्म जागरूकता दिवस की थीम है, ठीक है ना, 2 अप्रैल की। अब ऑटिज्म क्या है? ऑटिज्म एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। क्या है? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? तो देखिए इसकी जांच के लिए कोई ब्लड टेस्ट नहीं होता है, कोई कुछ नहीं होता। यह जो है जिसको ये समस्या रहती है उसके व्यवहार का अध्ययन करके यह पता लगाया जाता है कि इन्हें यह समस्या है, ठीक है ना। यह एक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का एक न्यूरो डेवलपमेंट यानी मस्तिष्क के विकास से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। और यह जो है सामाजिक संपर्क, संचार, व्यवहार और रुचियों को प्रभावित करता है, ठीक है। तो यह एक स्पेक्ट्रम विकार है और इसका मतलब है क्या है कि यह अलग अलग लोगों में अलग अलग टाइप का हो सकता है। किसी में बहुत माइल्ड होता है मतलब हल्का होता है और किसी में सीवियर होता है मतलब बहुत गहरा होता है, ठीक है ना। अब देखिए जो ऑटिज्म के लक्षण हैं वह बचपन से ही दिखते हैं, यानी 2 से 3 साल की उम्र का जब बच्चा होता है तभी उसमें ऑटिज्म के लक्षण दिखने लगते हैं अगर ऐसी समस्या है, ठीक है ना। तो बाद में जो है उसके व्यवहार का अध्ययन करके इसकी बीमारी का पता लगाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यानी 4 अप्रैल के जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न थे। ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हाँ, इन तथ्यों की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाके आप इन तथ्यों की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मेहनत से पढ़िए। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ अन्य महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।